नमस्कार, आई एम डाइटिशियन कशिश और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में जिसे थायराइड बोलते हैं। थायराइड क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसे कैसे डायग्नोज करें, इन सभी का क्वेश्चन के आंसर हम डॉक्टर विशाल सर से आज जानेंगे। तो सर ये बताइए कि थायराइड क्या होता है और ये किस तरह की बीमारी होती है। अगर हम थायराइड के बारे में बात करें तो थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये हमारे शरीर में गले के बाहरी पार्ट में होती है, यहाँ पर। तो ये एक छोटी सी ग्लैंड होती है, जैसे बहुत सारी ग्लैंड होती है जिनका काम होता है हार्मोन को सिक्रीट करना। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो एक थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करती है ब्लड में, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों में। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कर पाती है, उसको बना नहीं पाती है। इस बीमारी को बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। दूसरी बीमारी होती है जिसमें कि थायराइड ग्लैंड थायराइड हार्मोन या थायरॉक्सिन हार्मोन को बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाती है, जिसको बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अब कोई भी हार्मोन अगर हमारी बॉडी में है तो उसका एक निश्चित लेवल इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एक लेवल में होना चाहिए, एक इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वो ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। तो अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की मात्रा कम हो रही है तो उसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं, और अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है तो उसको हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। दोनों के सिम्टम अलग अलग होते हैं और दोनों ही बीमारियां शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। हाइपोथायराइडिज्म के क्या सिम्टम्स होते हैं? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाइपोथायराइड एक बीमारी होती है जिसमें कि हमारे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण या सिक्रीशन कम हो जाता है। तो इसके डिस्कस करते हैं क्या क्या सिम्टम होते हैं। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी बीएमआर को बढ़ाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है या नियंत्रित रखता है। तो जब भी किसी पेशेंट को थायराइड सिक्रीशन कम हो जाता है, इसको हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं और इसके कुछ लक्षण होते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्या क्या लक्षण होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है शरीर में वजन का बढ़ना, मतलब ओबेसिटी होना, क्योंकि ये शरीर में पानी को रोकता है। इसकी कमी से पानी शरीर में ज़्यादा रुकने लगता है तो शरीर में स्वेलिंग आने लगती है, स्पेशली जो लोअर लिम्ब होते हैं, जो पैर होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है और धीरे धीरे सूजन पूरी बॉडी में बढ़ सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वजन का बढ़ना और शरीर में सूजन आना। इसके अलावा लिथार्जी मतलब पेशेंट एकदम सुस्त रहेगा, फटीग रहेगी, उसको एकदम थका थका सा महसूस होगा। और जब ये थोड़ा सीवियर हाइपोथायराइडिज्म होता है तो उसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है। वो बोलता है कि डॉक्टर साहब हम चल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, पूरे शरीर में पेन हो रहा है। तो ये सीवियर हाइपोथायराइड के लक्षण होते हैं, सीवियर लिथार्जी, फटीग या शरीर में पेन का होना। इसके अलावा पेशेंट ओबीज हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, पेशेंट को ओबेसिटी हो जाती है। और अगर इसको सही समय पर ट्रीट ना किया गया तो इसके बहुत सारे और भी सिम्टम होते हैं। क्या सिम्टम होते हैं? जैसे कि पेशेंट का वजन बढ़ना, पेशेंट को ओबेसिटी होना, पेशेंट का बीपी बढ़ना। इसके अलावा जो फीमेल पेशेंट होते हैं उसमें इनके लक्षण ज़्यादा होते हैं। वैसे देखा जाए तो जो हाइपोथायराइड की बीमारी होती है ये फीमेल्स में कॉमन होती है, तो लक्षण भी फीमेल्स में ही कॉमन होते हैं। क्या लक्षण होते हैं फीमेल्स में जो थोड़े से अलग होते हैं? इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब उनको जो है या तो मिनोरेजिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, या ओलिगोमिनोरिया होता है, तो दोनों हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट को इरेगुलर साइकिल होती है, पेशेंट को इनफर्टिलिटी हो सकती है, और अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसको मिसकैरेज भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण फीमेल्स में होते हैं। बेसिकली जेनाइटल जो भी लक्षण हैं वो होते हैं एमिनोरिया या ओलिगोमिनोरिया, पॉलीमिनोरिया या फिर इनफर्टिलिटी, और कभी कभी प्रेगनेंसी में उनका मिसकैरेज हो जाता है। तो ये फीमेल्स में लक्षण होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हार्ट रेट कम हो जाती है, क्योंकि बीएमआर कम होता है तो हार्ट रेट कम हो जाती है। तो नॉर्मली जो पेशेंट को थकावट महसूस होती है ये हार्ट इनका काम करना कम कर देता है। तो किसी पेशेंट में हार्ट फेल्योर भी हो सकता है, जिसको कि कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो ये भी एक हाइपोथायराइड का कॉम्प्लिकेशन है। तो ये मेनली लक्षण होते हैं। तो अगर हम फिर से रिवाइज करें तो ओबेसिटी होना, शरीर में सूजन का आना, थकावट या लिथार्जी होना, इसके अलावा फीमेल्स में इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होना, इनफर्टिलिटी होना या फिर प्रेगनेंसी लॉस होना। तो ये सारे कॉमन लक्षण हाइपोथायराइड के हैं। अभी हमने जाना कि हाइपोथायराइडिज्म के जो भी लक्षण हैं, तो क्या हाइपरथायराइडिज्म के
सिम्टम्स अलग होते हैं या सेम ही रहते हैं? अगर हम हाइपरथायराइड की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि हाइपरथायराइड हार्मोन हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है या इंक्रीज करता है। तो जब हाइपरथायराइड किसी को होता है तो उसमें थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट को घबराहट होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और जैसे कि उसमें वेट गेन हो रहा था हाइपोथायराइड में, यहाँ वेट लॉस होता है क्योंकि बीएमआई बढ़ जाएगी, बीएमआर बढ़ जाएगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। तो ऐसे पेशेंट यूजली दुबले हो जाते हैं, उनका वेट लॉस होता है। जबकि एपेटाइट ज़्यादा हो जाती है, उसमें हाइपोथायराइड में एपेटाइट कम हो जाती है और वजन बढ़ता है। यहाँ उल्टा होता है, एपेटाइट तो बढ़ेगी लेकिन वजन कम हो जाएगा और लोग बोलेंगे डॉक्टर साहब हम कितना खाते हैं लेकिन खाना लगता नहीं है। तो ये हाइपरथायराइड के लक्षण हो सकते हैं। दूसरा, पसीना बहुत आता है, मतलब स्किन अगर देखी जाए तो पूरा स्वेटिंग होती रहती है ड्यू टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से पसीना खूब आता है। पैल्पिटेशन होता है, मतलब पैल्पिटेशन क्यों होता है कि पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसमें हार्ट रेट कम होती है, इधर हार्ट रेट बढ़ जाती है। यूजली हार्ट रेट 120, 130, 140 तक हो जाती है। तो ये पेशेंट हमेशा पैल्पिटेशन फील करते हैं, उनको घबराहट होती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। क्योंकि बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही है तो उनका जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है, दिन में उनको कई बार मोशन के लिए जाना पड़ता है। जबकि हाइपोथायराइड में उल्टा होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, यहाँ पेशेंट को स्टूल की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। कुछ और ये तो कॉमन लक्षण होते हैं, पैल्पिटेशन, घबराहट, वेट लॉस, पसीना आना, भूख ज़्यादा लगना। इसके अलावा कुछ और भी लक्षण होते हैं, कुछ आई साइन होते हैं। आई साइन जैसे कि हाइपरथायराइड में पेशेंट की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, मतलब प्रोप्टोसिस हो जाती है। होता क्या है कि आंखों के पीछे कुछ सब्सटेंस डिपोजिशन हो जाता है, ग्लाइकोजन वगैरह, तो उसकी वजह से प्रोप्टोसिस हो जाती है, तो बड़ी बड़ी आंखें निकल आएंगी बिल्कुल। और कभी कभी तो इतना ज़्यादा आंखें बाहर आ जाती हैं कि ये ड्राई आई हो जाती है, उसमें अल्सर भी हो जाते हैं, तो इसको प्रोप्टोसिस बोलते हैं। तो प्रोप्टोसिस बहुत ही कॉमन लक्षण है हाइपरथायराइडिज्म का या ग्रेव्स डिजीज का। इसके अलावा पेशेंट की बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाती है तो इसलिए बोन भी कमज़ोर हो जाती है। तो पेशेंट बैक एक या बॉडी पेन बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है। क्योंकि पेशेंट की हार्ट रेट बढ़ जाती है तो कभी ऐसे पेशेंट हार्ट फेल्योर में भी चले जाते हैं, मतलब उनका हार्ट फेल हो सकता है, सांस फूलने लगती है। तो ये भी हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं। और कभी कभी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट रेट पेशेंट की 150, 160 से ऊपर चली जाती है। तो ये सारे हाइपरथायराइडिज्म के लक्षण हैं। अगर रिपीट करें तो वेट लॉस का होना, स्वेटिंग का होना, वजन का कम होना, एपेटाइट का बढ़ना, और साथ में आई साइन का होना, मतलब आंखों के जो लक्षण है मैंने वो बताया। इसके अलावा कभी कभी पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे कि कोई साइकेट्रिक इलनेस भी हो सकती है, बिहेवियर चेंजेस भी हो सकते हैं, ये भी हाइपरथायराइड में हो सकता है। तो ये सारे हाइपरथायराइड के सिम्टम हैं या लक्षण हैं। सर, थायराइड को कंफर्म करने के लिए ऐसे कौन से चेकअप कराने चाहिए? अगर हम थायराइड के टेस्ट की बात करें तो थायराइड को डायग्नोस करने के लिए हम थायराइड प्रोफाइल कराते हैं। जो थायराइड प्रोफाइल होता है उसमें 3 टेस्ट होते हैं, TSH, T3 और T4। तो TSH एक हार्मोन होता है जो कि ब्रेन से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो इसका टेस्ट कराते हैं। साथ में जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है T3, T4, तो जिसको कि T3 लिवोथायरॉक्सिन, दोनों ही लिवोथायरॉक्सिन होते हैं, तो T3, T4 करा सकते हैं। तो 3 हार्मोन बेसिकली कराते हैं, T3 एंड T4, और ये भी हमें फ्री T3 कराना होता है। जैसे नॉर्मली एक टोटल T4 होता है, T3 होता है, लेकिन हम ये फ्री T3 एंड फ्री T4 कराते हैं। ये दोनों हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलते हैं। दूसरा हार्मोन होता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये भी कराते हैं और ये ब्रेन से निकलता है। तो जब तीनों हार्मोन हम करा लेते हैं तो हमें स्टेटस पता लग जाता है कि पेशेंट को हाइपोथायराइड है या हाइपरथायराइड है। और हाइपोथायराइड है तो ये किस तरह का है, प्राइमरी या सेकेंडरी है, और हाइपरथायराइड है तो वो किस तरह का है। तो बेसिकली 3 टेस्ट कराते हैं, TSH, FT3 एंड FT4। सर, थायराइड के जो भी टेस्ट आपने बताए तो ये किस टाइम पर कराने पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा? अगर थायराइड हार्मोन के टेस्ट की बात करें तो जो TSH होता है इसका मतलब पल्सेटाइज सिक्रीशन होता है, ये पूरे दिन एक सा नहीं होता है, इसका सिक्रीशन बदलता रहता है। तो मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज़्यादा इसका जो है एक्यूरेट टाइम होता है जिसमें हम इसको टेस्ट को कराते हैं, TSH को स्पेशली। तो मॉर्निंग में सुबह 7 से लेकर 9 के बीच का टाइम जो बेस्ट होता है TSH कराने का।
और साथ में T3 T4 भी हम साथ में करा सकते हैं। तो बेस्ट टाइम अगर बात करें तो मॉर्निंग आवर्स होता है। सर TSH का जो टेस्ट होता है उसे हम खाली पेट करा सकते हैं या खाना खाने के बाद भी करा सकते हैं? देखिए ऐसा है कि TSH के टेस्ट का खाने से कोई मतलब नहीं है। मतलब हम इसको खाली पेट भी करा सकते हैं और खाने के बाद भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि खाना खाने के बाद कराएंगे तो उसका लेवल कुछ चेंज होगा। बेस्ट जो मैंने बताया वो टाइमिंग होती है। तो टाइमिंग सुबह 7 से 9 की होती है जिसमें कि एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इसका खाना खाने से कोई मतलब नहीं। तो एक ये मिथ होता है कि हमें TSH खाली पेट कराना है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कुछ खा के भी करा सकते हैं, खाली पेट भी करा सकते हैं, बट टाइम इंपॉर्टेंट है। टाइम शुड बी बिटवीन 7 to 9 AM, मतलब अर्ली मॉर्निंग में टेस्ट कराते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म तो सभी जानते हैं, लेकिन एक और भी डिसऑर्डर होते हैं जिन्हें हम थायराइडाइटिस और थायराइड नोड्यूल बोलते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? ओके, जो थायराइडाइटिस होती है ये मतलब एक तरह की थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है। जैसे कोई इलनेस हुई, उसमें थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई, तो थायराइड में कभी कोई पेन भी हो सकता है, पेन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं थायराइडाइटिस। तो अगर थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग आ रही है जिसको इन्फ्लेमेशन भी बोलते हैं, तो इसको थायराइडाइटिस बोलते हैं। थायराइड नोड्यूल क्या होता है कि थायराइड में कोई गांठ हो रही है, कोई स्वेलिंग हो रही है लोकलाइज। जैसे थायराइड ग्लैंड है उसमें एक पर्टिकुलर छोटी सी कोई स्वेलिंग हो गई या बड़ी सी स्वेलिंग हो गई, और थायराइड के यूजुअली मतलब 2 लोब होते हैं, राइट और लेफ्ट, तो ये किसी भी लोब में हो सकती है। तो अगर एक लोब में हो रही है तो इसको थायराइड नोडुल बोलते हैं, दोनों में हो रही तब भी थायराइड नोडुल बोल सकते हैं। तो थायराइड नोडुल का मतलब है थायराइड ग्लैंड का लोकलाइज इनलार्जमेंट, और थायराइडाइटिस का मतलब है थायराइड ग्लैंड में होल सोल इन्फ्लेमेशन होना। दोनों अलग अलग चीज़ हैं और दोनों के कारण भी अलग होते हैं। सर थायराइड नोड्यूल्स जो हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या रीजंस होते हैं? अगर हम थायराइड नोडुल के बारे में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि थायराइड नोडुल का मतलब होता है थायराइड में कोई लोकलाइज स्वेलिंग होना या गांठ होना। तो इसमें 2 तरह की गांठें हो सकती हैं। एक होती बिनाइन गांठ, बिनाइन ट्यूमर या बिनाइन स्वेलिंग। बिनाइन का मतलब कि इसमें कोई खतरे वाली नहीं होती है। एक थायराइड ग्लैंड है जो वहाँ लोकलाइज उसका साइज बढ़ गया और उसके कई सारे कारण होते हैं, तो इसको बोलते हैं बिनाइन थायराइड नोडुल। ये कोई भी खतरे वाला नहीं होता है और इसके लिए हम थायराइड हार्मोन का टेस्ट कराते हैं। अगर थायराइड हार्मोन का टेस्ट नॉर्मल है तो हम इसको कुछ नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी देखने में ये थोड़ा ख़राब लगता है कॉस्मेटिकली पर्पज से, तो इसको सर्जरी करके रिमूव करा सकते हैं। तो ये है बिनाइन थायराइड नोडुल। दूसरा होता है मैलिग्नेंट थायराइड नोडुल। उसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और ये कैंसरस होती है। तो हम यूजुअली FNAC कराते हैं। FNAC में एक निडल डाल के, फाइन निडल डाल के उसकी साइटोलॉजी लेते हैं और साइटोलॉजी से पता लग जाता है कि ये बेनाइन नोडुल है या कैंसरस या मैलिग्नेंट नोडुल है। तो अगर बेनाइन नोडुल है तो पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो हमें कुछ नहीं करना है, उसको छोड़ देना है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट नोडुल है तो मैलिग्नेंट नोडुल जो होते हैं वो कैंसरस होते हैं, तो उनको सर्जरी करके हटाना होता है, प्लस बाद में उनकी कीमोथेरेपी या जो भी ड्रग्स होती है वो दी जाती है। तो ये डिफरेंस होता है थायराइड नोडुल में और इनके ट्रीटमेंट में। सर थायराइड और गॉइटर क्या सेम प्रॉब्लम होती है? थायराइड जैसे मैंने बताया कि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। तो जो हाइपोथायराइडिज्म का मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो थायराइडाइटिस होता है, जबकि ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस या हाशिमोटो डिजीज बोलते हैं। तो इसमें थायराइड ग्लैंड का स्लाइटली इनलार्जमेंट होता है और ये थायराइड ग्लैंड काम करना कम कर देती है और जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, तो ये हाइपोथायराइडम होता है। लेकिन जो ग्वाइटर होता है, ग्वाइटर का मतलब होता है थायराइड का इनलार्जमेंट। तो इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है क्योंकि कभी, और ये इसका सबसे जो जरूरी कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है आयोडीन की डिफिशियंसी। स्पेशली जो सब हिमालयन रीजन में होती है, नेपाल और आसपास के जगह पे होती है जहाँ आयोडीन की डिफिशियंसी होती है। तो जिन लोगों को खाने में आयोडीन की मात्रा सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाती है उनको ग्वाइटर हो जाता है। इसको हिंदी में घेंगा भी बोलते हैं, घेंगा करके लोग बताते हैं कि घेंगा हो गया है। तो ये आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है और इसमें थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाती है। यूजुअली जनरलाइज इनलार्ज होती है ना, पूरी थायराइड ग्लैंड एक साथ इनलार्ज होती है, उसका शेप भी दिख जाता है। जबकि जो थायराइड दूसरे डिसऑर्डर होते हैं उसमें थायराइड ग्लैंड का इनलार्जमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो थायराइड ग्वाइटर इज थायराइड इनलार्जमेंट एंड इट इज जनरलाइज इनलार्जमेंट। सर थायराइड का ट्रीटमेंट क्या होता है? थायराइड जैसे मैंने बताया कि हाइपोथायराइड एंड हाइपरथायराइडिज्म दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। जो हाइपोथायराइड होता है उसमें हमें, क्योंकि थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी में बन नहीं रहा होता है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिप्लेसमेंट देना होता है, मतलब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, जिसमें कि एक थायराइड की टैबलेट होती है और उसको हमें या पेशेंट को लेना पड़ता है। तो ये एक तरह का हार्मोन होता है जो कि एक टैबलेट डेली खानी पड़ती है और इसकी डोज अलग अलग होती है। पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से
इसकी डोज अलग होती है। तो ये तो हाइपोथायराइड का ट्रीटमेंट है जिसमें कि लेवोथायरॉक्सिन उसको दी जाती है। अगर हाइपरथायराइडिज्म की बात करें तो ये थोड़ा इसका ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसमें दो पार्ट होते हैं। एक तो पेशेंट को कुछ दवाएं दी जाती हैं जिनसे कि उसका थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए, और कभी कभी जब दवाएं असर नहीं करती हैं तो पेशेंट की को रेडियो एक्टिव आयोडीन दी जाती है। मतलब एक रेडियो एक्टिव आयोडीन होती है, वो उसको देते हैं दवा के मार्फत। तो उसमें क्या होता है, उसकी थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन को थायराइड ग्लैंड को हार्मोन का सिक्रेशन कम कर देता है। तीसरा, जब उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो कभी कभी थायराइड की सर्जरी करनी पड़ती है, थायराइड ग्लैंड सर्जरी करके निकालनी पड़ती है। तो कुछ दवाएं होती हैं जो कि थायराइड के हार्मोन को सिक्रेशन को कम करती हैं, दूसरा रेडियो एक्टिव आयोडीन, और तीसरा सर्जरी। ये तीनों ट्रीटमेंट है हाइपरथायराइड के। और हाइपोथायराइड का सिर्फ एक टैबलेट खानी होती है लेवोथायरॉक्सिन की, जो कि सुबह लेनी होती है। और थायराइड की मेडिसिन हमेशा एम्प्टी स्टमक ही लेने की सलाह क्यों देते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि जो थायराइड की मेडिसिन होती है लेवोथायरॉक्सिन या थायरॉक्सिन, इसका खाने के साथ अगर हम लें तो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। मतलब फूड जो होता है उसके एब्जॉर्प्शन में इंटरेक्ट करता है, इनहिबिट करता है। तो इसीलिए थायराइड की मेडिसिन और कुछ और भी मेडिसिन होती हैं, जैसे कि एंटासिड होती है, पीपीआई होते हैं जो लोग एसिडिटी के लिए खाते हैं, उन दवाओं से भी इनका इंटरेक्शन होता है। तो इसीलिए थायराइड की मेडिसिन हमें खाली पेट लेनी चाहिए और आधे घंटे तक कुछ नहीं खाना होता है, ताकि वो मेडिसिन पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अगर किसी खाने के साथ लिया जाता है तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या बिल्कुल नहीं होता है। तो सर, क्या मेडिसिन के थ्रू थायराइड को परमानेंट क्योर किया जा सकता है? जैसा मैंने बताया कि ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें कि हमारी बॉडी में हार्मोन बनना कम हो जाता है या बिल्कुल बंद हो जाता है। तो जो चीज़ हमारे शरीर में बनना बंद हो गई उसको परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता है। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब जो हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है उसको हम ऊपर से दे सकते हैं। तो इसीलिए हाइपोथायराइड को परमानेंटली क्योर नहीं किया जा सकता है, हमें हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जीवन भर देनी पड़ती है। उसके जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उनका ट्रीटमेंट तो करके वो बंद हो सकता है। जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से कंट्रोल हो जाते हैं, तो वो मेडिसिन तो बंद हो जाती है। लेकिन जो थायराइड की मेन मेडिसिन है थायरॉक्सिन, तो उसको बंद नहीं कर सकते हैं। अगर उसको बंद करेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में हार्मोन बन नहीं रहा है या कम बन रहा है, तो फिर से वही लक्षण आने लगेंगे। तो थायराइड की दवा, स्पेशली हाइपोथायराइड की, पेशेंट को जीवन भर लेनी होती है। बस उसकी डोज कम या ज़्यादा हो सकती है और इसको हम चेंज कर सकते हैं। क्या थायराइड को होम रेमेडीज और नेचुरली क्योर किया जा सकता है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर कोई भी हार्मोन बनना कम हो गया है तो उसको हम किसी रेमेडीज़ के द्वारा बना नहीं सकते हैं। उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। जैसे हम वेट लॉस करेंगे तो थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। प्रेगनेंसी में थोड़ा ज़्यादा पड़ती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि फीटस के लिए भी ज़रूरी होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी होम रेमेडीज से या एक्सरसाइज से या किसी डाइट से थायराइड की बीमारी ठीक हो जाए। तो हाइपोथायराइड डाइट या एक्सरसाइज से मतलब ठीक नहीं होता है, लेकिन सिम्टोमेटिकली बेटर हो जाता है। सर, हाइपोथायराइडिज्म का प्रेगनेंसी पर या फीटस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? एक तो अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो प्रेगनेंसी को मतलब अचीव करना ही मुश्किल हो जाता है, मतलब कंसीव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कंसीव ही नहीं कर पाता है पेशेंट। इन केस पेशेंट ने कंसीव कर लिया और पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो फीटस की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि शुरू के जो कुछ वीक्स होते हैं, 7 to 8 वीक जो फीटस का होता है, उसमें उसकी थायराइड ग्लैंड नहीं बनती है। तो ऐसे समय में अगर हाइपोथायराइड पेशेंट है और उसका फीटस भी हो गया तो पेशेंट को इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाता है, फीटस का डेवलपमेंट नहीं होता है। और स्पेशली फीटस का ब्रेन होता है, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन होता है ये ग्रोइंग फीटस के ब्रेन के डेवलपमेंट या नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे पेशेंट का जो भी मतलब फीटस होते हैं उनका ब्रेन डेवलप नहीं होता है। तो इसीलिए हाइपोथायराइड के समय प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी है, ताकि जो फीटस है उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके, स्पेशली नर्वस सिस्टम का ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, वो हो सके। सर, हाइपोथायराइडिज्म के सीरियस कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? हाइपोथायराइड को अगर सही समय पे ट्रीट ना किया गया तो इसके कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे कि मिक्सिडीमा। मिक्सिडीमा का मतलब होता है कि पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जानी और नर्वस सिस्टम का काम करना कम हो जाना, तो इसको मिक्सिडेमिक कोमा बोलते हैं। तो इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, हाइपोथर्मिया होता है, पेशेंट बेहोश हो जाता है और कोमा में चला जाता है। तो ये सीवियर हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं जो कि मिक्सिडेमिक कोमा में जा सकते हैं। तो एक ये सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है हार्ट पे। अगर
कभी कुछ पेशेंट्स को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी या कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, जिसमें कि हार्ट का साइज बढ़ जाता है। तो ये भी हाइपोथायराइड का ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। ऐसे में अगर इसको सही समय पर ट्रीट नहीं किया जा सकता है तो पेशेंट के हार्ट का साइज बढ़ जाएगा, हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है और पेशेंट का हार्ट फेल हो सकता है। तो ये दो बहुत ही सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और दूसरा मिक्सेडेमिक कोमा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आज हमने अपने इस डिस्कशन में जाना कि हाइपोथायराइड क्या होता है, हाइपरथायराइड क्या होता है, हाइपोथायराइड के क्या लक्षण होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है और इससे कैसे ट्रीट करें। तो अगर आपको ये वीडियो या ये डिस्कशन पसंद आया तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।